स्वागत है साथियों आज के इस नए अंक में। मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर्स। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे भारतीय राजनीतिक विचारकों की सूची में स्वामी विवेकानंद जी के राजनीतिक और सामाजिक विचार पर जो उन्होंने अपने विचारों को दिया है, आज हम उस पे चर्चा करेंगे इस अंक में। आज वीडियो को पूरा देखने के लिए बने रहें अंत तक। पूर्व कि हम उनके द्वारा दिए गए राजनीतिक संबंधी सिद्धांतों के बारे में या सामाजिक विचार के उनके दिए गए विचारों के बारे में जाने, इससे पूर्व हम उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। उसके उपरांत हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में एक कास्त धनी परिवार में कलकत्ता में हुआ। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी थी, जो एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और शिव की अनन्य भक्त थी। उनके पिता जो विश्वनाथ दत्त थे, उनके पिता एक कलकत्ता में मशहूर वकील थे और वह जो थे एक पाश्चात्य सभ्यता के पक्षधर थे और वो चाहते थे कि स्वामी विवेकानंद भी अंग्रेजी भाषा को सीखे और आगे चलकर उनकी तरह वकालत का काम करे। परंतु स्वामी विवेकानंद जी अपनी माँ से ज़्यादा प्रभावित होते, उनकी धार्मिक प्रवृत्तियों जो उनमें लक्षित थी वह उस मार्ग पर आगे बढ़े। हम स्वामी विवेकानंद जी के बचपन के नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जाना जाता था। उनका एक अन्य नाम और भी था जिसे विदिशानंद के नाम से भी जाना जाता था। हम देख पाते हैं कि उनके जन्म दिवस 12 जनवरी 1863 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उनकी जनवरी को वो रामकृष्ण परमहंस से उनकी जो पहली मुलाकात है वो 1881 में हुई थी। उसके बाद उन्होंने उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया और उसके उपरांत उनसे ही उन्होंने दार्शनिक और धार्मिक रहस्यवादी मायावादी सिद्धांतों के बारे में जाना और ईश्वर का साक्षात्कार किया। साथ ही उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को आगे बढ़ाने के लिए और दीन दुखियों की सेवा करने के लिए उन्होंने जो है 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिससे कि दीन दुखी और दरिद्रों की सेवा की जा सके। इससे पूर्व वह जो है भारत के प्रतिनिधि के तौर पर 1893 में शिकागो गए। विश्व धर्म परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने उनका जो व्याख्यान था वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय और प्रसिद्ध हुआ, जिनसे उन्हें विश्व पटल पर एक गुरु के रूप में भी अग्रसर किया गया। और साथ ही उन्होंने दूसरा जो है रामकृष्ण के नाम से एक मठ का भी स्थापना की, जिसे 1898 में इस मठ की स्थापना की गई थी। उन्होंने जो अपनी समाधि ले ली थी इस मठ में ही ले ली थी और 4 जुलाई 1902 में उन्होंने उनका अंतिम जो है उन्होंने अपना जीवन जो है 39 वर्ष का जो उनका जीवन रहा है, 39 वर्ष तक अपने जीवन को जिया और 40 वर्ष में इतनी छोटी सी आयु में उन्होंने वह सब कर दिखाया, वो सब किया जिस भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारत के लिए अनेक वो सारे काम किए जिससे भारत को और भारत उनके बाद उनको जाना जाता है। इतनी छोटी सी आयु में एक इतनी मेधा शक्ति इतनी तीक्ष्ण थी कि जो एनसाइक्लोपीडिया की जो 11 खंड है, एनसाइक्लोपीडिया की जो 11 खंड हैं, उन 11 खंडों पर उन्हें अधिकार प्राप्त था। इन 11 खंडों में उन्हें अधिकार प्राप्त था। वो इतनी ज़्यादा उनकी बुद्धि तीव्र गति से काम करती थी। तो उसके उपरांत वो भारत के लिए एक बेहतर आदर्श व्यक्ति के रूप में उभरकर युवाओं के सामने आए। अब जीवन परिचय के बाद हम उनकी कुछ स्रोतों के बारे में जानेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे, फिर हम उनके राजनीतिक विचार और सामाजिक विचार को जानते हुए इस चर्चा को समाप्त करेंगे। किसी भी विचारक के विचार के और उसके जो विचार और की जो चिंतन की सोच की स्थिति होती है, उसके कुछ पहलू होते हैं और उसके कुछ स्रोत माने जाते हैं। कोई भी विचारक जब कोई चिंतन करता है या किसी प्रकार की कुछ चीज़ों को लिखता है या रचना करता है, तो उसके पीछे उसकी जो चिंतन शैली होती है जिससे वो प्रभावित होता है, उसके रचनाओं में या उसके विचारों में हमें देखने को मिलता है। ठीक वैसा ही हमारे समक्ष जो है भारतीय राजनीतिक चिंतन के रूप में स्वामी विवेकानंद जी के चिंतनों में हमें देखने को मिलता है। उनके द्वारा दिए गए जो उनके स्वामी विवेकानंद के चिंतन के स्रोत हैं, उनके स्रोतों के माध्यम से हम जानते हैं कि उनके कौन कौन से स्रोत रहे हैं। उनके चिंतन के शैली में, उनके चिंतन के द्वारा जो उनके विचारों में हमें देखने को मिलता है, उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है, उनके चिंतन के मुख्यतः हम
तीन स्रोत जो है वो उभर कर सामने आते हैं। पहला स्रोत उनका जो होता है वो वैदिक परंपराएं एवं वेदांत के रूप में। उनका जो है वेद और वेदांत में जो उनकी घोर आस्था थी वह देखने को मिलती है। प्रथम उनके चिंतन के स्रोत के रूप में हम ये देख सकते हैं कि उनकी जो वैदिक परंपराएं थी और जो वेदांत था, जो वेद की शिक्षाएं थी, उनके लिए वह पहली जो उनकी चिंतन ऑफ सोर्स कह सकते हैं वो थी, जिसमें वो अद्वैतवाद का समर्थन, जो अद्वैतवाद के समर्थक रहे हैं, जो आध्यात्मिक रूप से जो समर्थक रहे हैं, शंकराचार्य, नमनुज और माधवाचार्य, निम्बकानाचार्य, इन सब के साथ वो संपर्क उन्होंने बनाया। और साथ ही उन्होंने ये प्रयास किया कि मायावाद और अद्वैतवाद के बीच में समन्वय की स्थिति को उत्पन्न कर सके, और उनके भाषणों में देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके व्याख्यानों को और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को अगर हम देखें उनके अद्वैतवाद को, तो वह शंकराचार्य के अद्वैतवाद का आधुनिक जो है व्याख्या ही माना जाता है। लेकिन यह स्पष्ट होता है कि उनकी भौतिक जो व्याख्या और सोर्स है हम देखते हैं तो वो उनकी कृतियों से स्पष्ट रूप से झलकता है, और उसमें वह जो है अपने वैदिक परंपराएं और वेदांत के रूप में भी हमें देखने को मिलता है। चाहे उनके राष्ट्रवाद संबंधी विचार हो, स्वतंत्रता संबंधी विचार हो, या सामाजिक संबंधी विचारों में भी हमें उनके इस आइडियल सोर्स और वैदिक परंपराएं वेदांत के रूप में देखने को मिलता है। उनका जो दूसरा फिलोसफिकल सोर्स ऑफ विवेकानंद है, जो दूसरा उनका सोर्स है वो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के दार्शनिक और धार्मिक गुरु दोनों ही थे। धार्मिक और दार्शनिक गुरु होने के नाते उनकी वो एक रहस्यवादी संत भी थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो एक रहस्यवादी संत थे, उनसे उनकी मुलाकात 1881 में कलकत्ता में हुई थी, और इस संदर्भ में वो उनके गुरु थे। इससे पूर्व भी स्वामी विवेकानंद जी ने अनेक संतों से अपना संपर्क साधा था, परंतु जब वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से मिले, उसके उपरांत उन्होंने जो है इनकी रहस्यवादी संत और इनकी जो दार्शनिक जो विचार थे उनसे प्रभावित होकर इन्हें अपना धार्मिक और दार्शनिक गुरु जो है वो मान लिया। स्वामी विवेकानंद जी का जो तीसरा सोर्स ऑफ आइडियाज रहा है, सोर्स ऑफ आइडियाज जो उनके फिलोसफिकल आइडियाज रहे हैं, वो है विवेकानंद के जीवन के स्वयं के अनुभव। किसी भी व्यक्ति के स्वयं के अनुभव जो होते हैं उसके चिंतन में हमें देखने को मिलता है। ऐसा ही विवेकानंद जी के जीवन में भी था। वे अपने जो जीवन में है वो विश्व का भ्रमण किया हुआ था। उन्होंने कई बार लंदन की जो है यात्रा कर रखी थी, यूरोप की यात्रा कर रखी थी, अमेरिका की यात्रा कर रखी थी। इसके उपरांत उन्होंने जो है पूरे भारत का भ्रमण कर रखा था। पैदल चल के उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था। तो उनके भ्रमण जो उन्होंने विश्व भ्रमण और भारत का भ्रमण कर रखा था, उनके जीवन में हमें देखने को मिलता है। भारतीयों की जो पुरातन जो उनका जो इतिहास है वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है, इनकी परंपराएं काफ़ी समृद्ध है। अगर हम अमरीकी परंपराओं की बात करें तो वह मानते थे कि जो अमरीकी परंपराएं हैं वह केवल भाषा का ही स्पष्टीकरण है, वह भाषा में ही उत्तीर्ण हो सकते हैं और भाषा में ही उनकी प्रबल दावेदारी है। इसके उपरांत उनके पास ऐसी कोई विरासत नहीं है जिस पर वो गर्व कर सके। परंतु भारत के संदर्भ में वो कहते थे कि भारत के पास एक प्राचीन जो है गौरवमय इतिहास है जिस पर वो भारतवासी गर्व कर सकता है। इस रूप में हमें विवेकानंद जी के जीवन के अनुभव के द्वारा उनके जो ये सोर्स ऑफ आइडियाज हैं, विवेकानंद जी के चिंतन के जो स्रोत हैं, वह इन तीन स्रोतों के माध्यम से हमें समक्ष सामने आते हैं। पहला है वैदिक परंपराएं, दूसरा स्वामी रामकृष्ण से उनकी मुलाकात, और तीसरा उनके स्वयं के अनुभव। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उनकी कुछ रचनाओं के बारे में जानते हैं। विवेकानंद जी ने अपने विचारों को और ज़्यादा प्रचारित करने के लिए उन्होंने कुछ पुस्तकों की रचना भी की है। आइए हम जानते हैं उनके द्वारा लिखी उनकी वो पुस्तकें जिनके द्वारा स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों को समाज को दिया है। राजनीतिक दृष्टि से अगर हम उनके रचनाओं की बात करें तो उनकी जो प्रथम रचना है, उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से मुख्यतः इनकी ये 5 पुस्तकें जो है हमारे समक्ष उभर कर सामने आती है। राजनीतिक दृष्टि से हम इन 5 पुस्तकों का जो है अध्ययन करते हैं। पहली पुस्तक है उनकी फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। दूसरी पुस्तक है इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स। तीसरी पुस्तक है मॉडर्न इंडिया, और चौथी पुस्तक है
आवर ड्यूटीज टू द मासेस, और पांचवी पुस्तक है द एविल्स ऑफ सर्वाधिकार। यह 5 पुस्तकें जो राजनीतिक दृष्टिकोण से पढ़ी और समझी जाती है। इनके अलावा इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं जिन्हें पढ़ा और जाना जाता है। इनकी पहली रचना है द मिशन ऑफ वेदांता। इन्होंने वेदांता के विषय में, मिशन वेदांता में अपनी पुस्तक को लिखा है। दूसरी पुस्तक है इनकी कर्मयोग। ये बहुत ही उत्तम और बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। तीसरी पुस्तक है इनकी माया एंड इल्यूजन। चौथी पुस्तक है द साइकिल ऑफ कास्ट, और 5वीं पुस्तक है युवकों के प्रति फॉर यंगस्टर। इनकी यह रचनाएं हैं जो हम इस प्रकार देख सकते हैं। 5 राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और अन्य 5 पुस्तकें भी इन्होंने रचना करी है। कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हम स्वामी विवेकानंद जी के दिए गए राजनीतिक विचारों को जानने का प्रयास करते हैं। जानते हैं कौन कौन से उनके राजनीतिक विचार रहे हैं जो उन्होंने भारतीय राजनीतिक चिंतन में अपने विचारों को प्रतिपादित किया है। तो हम देखते हैं कि विवेकानंद के जो राजनीतिक विचार हैं, जो पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ विवेकानंद है, विवेकानंद जी के जो राजनीतिक विचार जो उन्होंने दिए हैं, उनका जो प्रथम राजनीतिक विचार जो हमें देखने को मिलता है, जो उनका प्रथम राजनीतिक विचार है वो है राष्ट्रवाद संबंधी विचार। अपने राष्ट्रवाद संबंधी विचार में वह इस बात को प्रतिपादित करते हैं, वह एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे और साथ ही राष्ट्रवादी व्यक्ति होने के नाते उन्होंने अपने इस राष्ट्रवादी संबंधी विचार को प्रतिपादित किया है और बताया है कि किसी राष्ट्र के लिए उसके राष्ट्र संबंधी विचार कैसे और किस तरह के होने चाहिए। वो बताते हैं कि हर एक राष्ट्र की जो है, एक राष्ट्र राज्य का जो राष्ट्रीय का एक जो जीवन होता है उसकी सर्वव्यापकता पर उन्होंने बल दिया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जीवन का जो सर्वव्यापकता का सिद्धांत है उसके बिना किसी राष्ट्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती। हर एक राष्ट्र का अपना एक सर्वव्यापकता का सिद्धांत होता है। उसके लिए वो एक उदाहरण जो है वो प्रस्तुत करते हैं संगीत का। संगीत के 7 सुर होते हैं, उन 7 सुरों में हर एक सुर की अपनी एक प्रधानता होती है। ठीक उसी प्रकार हर एक राष्ट्र की एक जो है प्रमुखता होती है, सर्वव्यापकता होती है। हर एक राष्ट्र की एक सर्वव्यापकता सिद्धांत होता है, उसका भी एक प्रमुख तत्व होता है और उस तत्व के आगे जो विभिन्न तत्व होते हैं वह गौण स्थिति में होते हैं। तो वो बताते हैं कि जो राष्ट्रवाद है, जो भारतीय राष्ट्रवाद के रूप में, वो आध्यात्मिक धारणा को जो है प्रस्तुत करते हैं। वह कहते हैं कि आध्यात्मिक धारणा, धार्मिक चिंतन, या हम यूं कह लें कि आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना को वो उजागर करते हैं। वह कहते हैं कि जो भारत है और भारत का जो इतिहास रहा है, अगर हम उसके इतिहास को देखें तो भारत जो है एक धर्म आधारित जो है नियमों से चलता था। भारत में अगर हम ये कुछ चीज़ें जो ब्राह्मणों द्वारा स्थापित की गई जातिगत व्यवस्था को हटा दें तो हम देखते हैं कि भारत का इतिहास जो रहा है वो धर्म से ही राजनीति को चलाने का प्रयास किया गया है और धर्म के आधार पर ही जो है उसके प्रमुख तत्वों को उजागर किया गया है। बाद में इसी धार्मिक राष्ट्रवाद या आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को बिपिन चंद्र पॉल और श्री अरबिंदो ने इसका समर्थन किया है। और साथ ही बताते हैं कि इतिहास, जो भारतीय इतिहास है, उसका जो मार्गदर्शन करता है वो धर्म करता है। भारतीय इतिहास का जो मार्गदर्शन है वो धर्म करता है और धर्म के द्वारा ही उसके इतिहास का मार्गदर्शन किया जा सकता है और अतीत के द्वारा ही इस कार्य को किया जा सकता है। अतीत की महानता को भुलाकर किसी भी राष्ट्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती। अगर कोई राष्ट्र अपने भविष्य के लिए बेहतर सपने देख रहा है तो उसे अपने अतीत को भूलने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अपने अतीत को भूल जाता है तो स्वामी जी स्पष्ट कहते हैं कि वो राष्ट्र समूल नष्ट हो जाएगा अगर वो अपने अतीत की महानता को भूल जाता है। भारत जो अपने अतीत में विश्व गुरु रह चुका है, ऐसे में वह जो है अपने अतीत को साथ अगर नहीं लेकर चलेगा, और उसका अतीत क्या है? धर्म। धर्म जो है भारत का अतीत है। राष्ट्रवाद के संबंधी विचार में, भारत के राष्ट्रवाद संबंधी विचार में अतीत की महानता है। अतीत की महानता धर्म से उजागर होती है और जब तक धर्म जो है राष्ट्रवादी संबंधी विचार में नहीं साथ चलेगा तब तक किसी भी राष्ट्र के लिए एक बेहतर राष्ट्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती। वो बताते हैं कि राष्ट्र में जो भी सुधार होंगे
वह धर्म के माध्यम से सुधार किए जाएंगे, हर धर्म के माध्यम से होंगे। वो क्यों होंगे धर्म के माध्यम से? क्योंकि धर्म के माध्यम से अगर सुधार होते हैं तो भारत जैसे देश में ज़्यादातर लोग जो हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो ऐसे में क्या होगा, एक बहुत बड़ी संख्या, बहुसंख्यक लोग जो हैं उस नियम को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, और इस तरह से क्या है, वह जो सुधार है वह सुधार हो जाएगा, और बिना किसी क्रांति के वो सुधार या बिना किसी आंदोलन के उसके खिलाफ नहीं किया जाएगा, वो सुधार जो है कर लिया जाएगा। इस तरह से जो है स्वामी जी जो अपने राष्ट्रवादी संबंधी विचार जो हैं वो प्रतिपादित करते हैं। विवेकानंद जी ने अपने राजनीतिक विचार के रूप में जो दूसरा विचार प्रतिपादित किया है वह है स्वतंत्रता पर विचार। उन्होंने जो अपने स्वतंत्रता पर विचार दिए हैं, उनका स्वतंत्रता पर विचार जो है एक संकीर्ण दृष्टिकोण का नहीं है। उन्होंने जो अपने स्वतंत्रता विचार दिए हैं वो उसका बृहत रूप है। उसको वो बृहत रूप इस मायने में लगाते हैं कि समूचे विश्व को वो स्वतंत्रता की परिधि में मानते हैं। विश्व जो है वो स्वतंत्रता चाहता है, एक व्याख्यान के रूप में वो देते हैं, तो विस्तृत रूप स्वतंत्रता का जो है वह प्रतिपादित करते हैं। अपने व्याख्यान में कहते हैं कि जो समूचा विश्व है, विश्व जो है वो क्या है, विश्व जो है वो स्वतंत्रता के लिए उदय हुआ है और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अवलंबित कर रहा है। तो एक आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व की स्वतंत्रता पर वो बात करते हैं और कहते हैं कि स्वतंत्र व्यक्ति का जो है होना बहुत जरूरी है, और सबसे जरूरी है उसका स्वतंत्र होना। जब तक वो स्वतंत्र नहीं होगा तब तक वो किसी चीजों को सही से कर नहीं पाएगा। स्वतंत्रता का उनका रूप जो है वो भौतिक और बाह्य स्वतंत्रता को भी मान्यता देता है। वो कहते हैं कि भौतिक स्वतंत्रता भी व्यक्ति के लिए जरूरी है और बाह्य स्वतंत्रता भी जरूरी है। माया के बंधनों में जो है वह बंध जाए या रहस्यमय चीजों से भी स्वतंत्रता उसके लिए बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी वह मानते हैं कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। उनका स्वतंत्रता पर जो विचार है वो बहुत ही बृहत रूप हमें देखने को मिलता है। वह एक तरह से जो है स्वतंत्रता के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हैं। कहते हैं कि प्राकृतिक स्थिति में व्यक्ति के पास धन था, बुद्धि थी, शरीर था और अपने हिसाब से जो है वो कार्य करता है। विवेकानंद जी कहते हैं कि मेरी स्वतंत्रता अगर किसी चीज को पाने की है और मैं उसे पाता हूँ, स्वतंत्रता है, और मैं किसी की संपत्ति को हड़पना चाहता हूँ अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करके, और सामने वाले व्यक्ति को उससे नुकसान पहुंचता है, तो इस तरह के स्वतंत्रता का वो जो है प्रतिपादन नहीं करते। वो कहते हैं कि मेरी स्वतंत्रता तभी तक स्वतंत्रता मानी जाएगी जब तक दूसरे व्यक्ति का उससे कोई अहित ना हो। मेरी स्वतंत्रता है कि मैं अपनी बुद्धि को बढ़ाऊं, अपने ज्ञान को बढ़ाऊं, अपनी शरीर से ऐसा कोई कर्म ना करूं कि दूसरे को जो है हानि हो। तो वो इस रूप में प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हैं। हमें जो है उनके प्राकृतिक अधिकारों के विचारों में सकारात्मक स्वतंत्रता की जो है झलक देखने को मिलती है। वो सकारात्मक पक्ष के रूप में अपने स्वतंत्रता को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। साथ ही उनके विचारों में हमें जो है उपनिषद के रूप में भी देखने को कहते हैं कि उपनिषद में जो ज्ञान दिए जाते हैं, उपनिषद का जो मूल मंत्र है वो है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता ही उपनिषद का मूल मंत्र है। तो इस मूल मंत्र के द्वारा ही जो है उपनिषद के माध्यम से भी स्वतंत्रता पर अपने विचार प्रतिपादित करने का प्रयास करते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि व्यक्ति का जो विचार है, उस विचार का भी हमें सम्मान करना चाहिए। व्यक्ति का विचार जो है, उसकी बोलने की अभिव्यक्ति, उसके विचार का ही बहुत ज़्यादा समर्थन करना चाहिए, उसमें भी उसे स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसे विचार को हमारे समक्ष रख सके जिससे कि पूरे समाज का कल्याण हो, तो उसके लिए उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी तरह की हिचक नहीं होनी चाहिए कि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो हो सकता है समाज को उस विचार को ना अपनाने से समाज जो है बहुत कुछ खो सकता है।
तो इसीलिए वो कहते हैं कि स्वतंत्रता के रूप में विचार को हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, विचार को हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इस तरह से वो स्वतंत्रता संबंधी अपने विचार को भी प्रतिपादित करते हैं। जी ने जो अपना राजनीतिक विचार के रूप में जो तीसरा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है वो है शक्ति और निर्भयता का सिद्धांत। शक्ति और निर्भयता का सिद्धांत जो कि राजनीतिक शब्दावली के रूप में हम देखें तो प्रतिरोध का सिद्धांत है, पर निर्भयता का संदेश के माध्यम से वो प्रतिरोध का सिद्धांत हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी जो है एक उत्कृष्ट देशभक्त हैं और उनके देश के प्रति अटूट श्रद्धा है। वो देश के लिए अपने राजनीतिक विचारों को प्रतिपादित नहीं करते हैं, वह ऐसा कर भी नहीं सकते। स्वामी विवेकानंद जी जो एक उत्कृष्ट देशभक्त हैं, साथ ही साथ वह एक देश के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा है। देश में वो एक संत सन्यासी और चिंतन का जीवन जो है वो जीते नजर आते हैं। साथ ही साथ उनके विचारों में हमें राजनीति की झलक भी देखने को मिलती है, परंतु वो विशेष रूप से हेगल, रूसो या जो अलग स्पेंसर, जो अलग पाश्चात्य चिंतक हैं, उनकी तरह जो है हमारे समक्ष उभर कर नहीं आते। उसके निम्न रूप से दो कारण हो सकते हैं। पहला कि वह जो है एक संत पुरुष हैं, वह एक संत सन्यासी जो है अपना जीवन जीते हैं, वह एक कारण हो सकता है स्वामी जी का राजनीतिक विचार को खुलकर नहीं आना। और दूसरा कारण है उस समय ब्रिटिश शासन, उस समय जो है ब्रिटिश शासन जो था वो भारत में लागू हो रखा था, जिसके कारण क्या है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ अगर वो ऐसा कुछ करते तो हो सकता था कि ब्रिटिश शासन उन्हें उठाकर जेल में डाल देती, और जेल में डाल देने के बाद उनका सारा जीवन जो है वो निरर्थक चला जाता। वह इस बात को भली भांति रूप से जानते थे, इसीलिए उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से जो है भारतीयों में एक चेतना जगाने का कार्य किया। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने जो है एक संदेश दिया समाज में कि जो समाज है, जो देश है, ब्रिटिश शक्तियों के खिलाफ जो लड़ने का समर्थ है, वह जो है एक शक्ति और निर्भरता का संदेश के माध्यम से उन्होंने कहा कि व्यक्ति को जो है आत्म सिंह, उसको है आत्मा जो है वो एक सिंह के समान है, और सिंह के समान जब तक वो नहीं बन सकती तब तक वह अपनी स्वाधीनता को प्राप्त नहीं कर सकता। तो स्वाधीनता हासिल करने के लिए क्या है कि उसे अपनी आत्मशक्ति को और बढ़ाना होगा, जिससे ब्रिटिश हुकूमत से वो लोहा ले सके और ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ के फेंक सके। उसके लिए उसे क्या है, अपने स्वयं को मजबूत करना होगा, और स्वयं को जो मजबूत करेगा कैसे, निर्भयता का वेदांत सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया। वेदांत के दर्शन में उन्होंने बताया कि निर्भयता का सिद्धांत वेदांत के दर्शन से उन्मुख भारतीय परंपरा से ही जोड़ा हुआ है। तो हम क्या है, निर्भय हो जाएं। किसी भी चीज के प्रति अगर हम निर्भय हो जाएंगे और उससे डरेंगे नहीं, एकदम से निर्भय होकर खड़े रहेंगे, तो हम उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए उन्होंने कहा कि हमें उसके लिए जो है नैतिक बल और शक्ति की जरूरत है। जब तक हमारे भीतर नैतिक बल और शक्ति नहीं आएगा तब तक हम चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, और हमारे भीतर जो है निर्भयता और इसके लिए निर्भरता का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं हो पाएगा, और हम अपने देश को जो है उत्कृष्ट रूप से जो है स्वाधीन नहीं कर पाएंगे और स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इस रूप में हम देखते हैं कि स्वामी जी ने अपने इस तीसरे सिद्धांत शक्ति और निर्भरता का हमारे प्रत्यक्ष रूप से भारतीयों के बीच जो है उनका संदेश नहीं गया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने बहुत ही बेहतर काम किया है और हमारे बीच जो है वह शक्ति का संचार किया है और देश के नव युवकों में एक नया जोश भरने का प्रयास किया है, जिससे कि समाज में जो है एक बेहतर राष्ट्र की परिकल्पना की जा सके और एक बेहतर विश्व की परिकल्पना की जा सके, और भारत एक बेहतर राष्ट्र और आने वाले समय में विश्व गुरु के रूप में उभर कर सामने आए। तो यह राजनीतिक विचार जो थे विवेकानंद जी के, जिस पे हमने 3 पॉइंट में चर्चा की, उनके 3, पहला उन्होंने राष्ट्रवादी जो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है उसके संबंधित विचार दिए, दूसरा उनका विचार था वह था स्वतंत्रता पर, और तीसरा उनका विचार है शक्ति और निर्भरता का संदेश, जिसे हम प्रतिरोध का सिद्धांत भी कह सकते हैं। अब इसके बाद हम उनके सामाजिक विचारों के बारे में जानेंगे। हमने इस वीडियो में चर्चा की स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय के बारे में, साथ ही उनकी कौन सी रचनाएं रहीं और उनके चिंतन का कौन सा स्रोत रहा,
और साथ ही हमने उनके राजनीतिक विचारों के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा की। अगली वीडियो में हम उनके सामाजिक विचारों के बारे में चर्चा करेंगे कि उनके जो सामाजिक विचार थे वो किस तरह से उन्होंने दिए हैं अपने विचारों को। अगली वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए पॉलिटिकल वॉरियर्स के साथ। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को नया देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय हिंद।